नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले सुर्खियां। सीमा पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में अब तक 15 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर, 2 भारतीय नागरिकों की भी मौत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, शांति के लिए आगे आए पाकिस्तान। सुरजीत सिंह को निष्कासित करने पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा। भारत ने कहा, उच्चायोग कर्मचारी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। अमेरिका ब्रिटेन की बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के कमरों में लगे ताले, संस्था को कमजोर करने पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने के कवायद। अजीत सिंह से मिले शिवपाल यादव। धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाने का भरोसा। और टाटा विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। रतन टाटा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी की मांग। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, मामले पर सरकार की नजर। और अब पहली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया है। भारत से पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को निकाल जाने के बाद पाकिस्तान ने भी ऐसी ही कार्रवाई की है। भारत ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कारण नहीं बता पाया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच वार्ता पर जोर दिया है। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी सुरजीत सिंह को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश देने की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने सुरजीत सिंह पर कार्रवाई की ठोस वजह नहीं बताई। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी उच्चायोग में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद ये बदले की कार्रवाई है। The government condemns Pakistan's step. It is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of Pakistan High Commission staffer Mahmood Akhtar in Delhi while indulging in anti-India activities. Pakistan's action further confirms that it continues to be in denial of its anti-India activities, including cross-border terrorism. पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में शामिल तीसरे आरोपी शुएब को शुक्रवार को जोधपुर से दिल्ली लाकर गिरफ्तार किया गया। शुएब को गुरुवार शाम जोधपुर में हिरासत में लिया गया था। पासपोर्ट और वीजा एजेंट शुएब 6 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान हाई कमीशन में इसकी काफी दोस्ती है। उन लोगों से संपर्क में था पिछले 3-4 साल से, और उसके एवज में ही वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसको भी टास्किंग की हुई थी कि आर्मी के, बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट, ट्रूप्स की मूवमेंट, वो सारी चीजें इससे मंगा रहे थे। जासूसी में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को गुरुवार को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाने वाला महमूद जासूसी नेटवर्क चलाता था। उसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी मिले थे। इस बीच अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में बढ़ते राजनयिक तनाव पर चिंता जताई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मतभेद सुलझाने के लिए दोनों देशों को बात करनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है। थेरेसा मे 6 से 8 नवंबर के बीच भारत दौरे पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर ब्रिटेन की नीति नहीं बदली है और भारत और पाकिस्तान को वार्ता से ये मामला सुलझाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कर्मचारियों और राजनयिकों को निकालने की घटनाएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत में इस बात की जांच चल रही है कि पाकिस्तान उच्चायोग के और कौन से कर्मचारी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त थे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान से हो रही फायरिंग के जवाब में 15 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। बीती रात पाकिस्तान ने सीमा और नियंत्रण रेखा पर भीषण गोलीबारी की। इसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई, एक लड़की घायल हो गई है। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि फायरिंग में उसका कोई जवान नहीं मारा गया। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा और सीमाई इलाकों में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार बम दागे और स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाईं। सेना और बीएसएफ ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। बीएसएफ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। हम उतने ही नंबर को देख सकते हैं जिसको हमने आंखों से दिखाया।
उन्हें बाई आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार शाम से जम्मू के साथ कठुआ, हीरानगर और सांबा में बीएसएफ की कम से कम 24 चौकियों को निशाना बनाया। रेंजर्स के निशाने पर सीमाई गांव भी थे और गोलीबारी का असर इन पर भी दिखा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और जो गांव में रुके हुए हैं वो बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ज्यादा हुई इधर फायर। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। हमने तो तभी खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया था जब फायर हो गया। बड़े पूरे गाँव से जनाब खाली हो गया। बहुत डंगर माल मलेशिया लेगा पीछे हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर फायरिंग की। इन इलाकों से भी लोग दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। 3 इलाकों में, पालावाला सेक्टर में और सुंदरबनी सेक्टर में और नौशहरा सेक्टर में जो है अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन जो है पाकिस्तान कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना बिल्कुल इनको जिस तरीके का जवाब जो रिस्पॉन्स है हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और बिल्कुल मुंह तोड़ दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि भारी फायरिंग कर पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार कराना चाहता है। बीएसएफ और सेना ने गुरुवार को घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम कर दी थीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फायरिंग में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हुए हैं, 34 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं, जबकि बीएसएफ ने 21 अक्टूबर को 7 पाक रेंजर्स को मारने की बात कही थी। वहीं 25 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 जवान हताहत हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए। एम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए फिलहाल कि ये लगभग हास्यास्पद लगता है कि जैसे ही भारत ने यहाँ जासूसी का पता लगाया पाकिस्तान के ज़रिए और पाकिस्तानियों के ज़रिए, ठीक उसी वक्त जो है पाकिस्तान में भी भारतीय जासूस पाया गया। क्या वाकई भारत जब ये कह रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है तो ये गलत नहीं होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल बदले की कार्रवाई है। ये तो अभी हुआ है और 24 घंटे के अंदर और हमारी सरकार को इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि यही होगा, लेकिन हमने जो करना था वो किया। वो ये पहले भी हो चुके हैं, बहुत बार हो चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा, जैसे हमारे सरकारी प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान हमेशा डिनायल में रहती है। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जितने मर्जी सबूत दुनिया को दिखा दें, पाकिस्तानियों को भी दिखा दें, लेकिन वो तो डिनायल में रहेगा ही। लेकिन ये जानते हुए भी कि हमारे कोई ऑफिशियल को किसी भी एक्सक्यूज़ में कोई बहाना लेके वो पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करेंगे, हमने जो किया वो उचित किया। क्योंकि ये स्पाइंग तो देखिए, स्पाइंग हर बहुत देश करते हैं दूसरे देशों पे, दुश्मन देशों पे वगैरह, लेकिन जब डिप्लोमेटिक स्टेटस को मिसयूज करके स्पाइंग होती है तो उसका तो एक्शन बिल्कुल इमीडिएटली लेना पड़ता है। एम्बेसडर मुखर्जी, इसके अलावा अगर इसको राजनयिक और डिप्लोमेटिक स्तर पर देखा जाए तो इसको पब्लिक करना, इस अरेस्ट को भारत के नज़रिए से अगर हम देखें, भारत के बिहाफ पे अगर देखें, वो भी क्या एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत भारत ने किया है? जैसा आप कह रहे हैं, एक और एम्बेसडर भी कह रहे थे कि इस तरह की स्पाइंग या जासूसी लगातार होती रहती है, पकड़े जाते हैं लोग, लेकिन इसको पब्लिक करना, इसके बारे में खबरें छपना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है भारत की? देखिए, हर एक चीज़, हर एक जो इस तरह की बातें होती हैं तो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस समय जो कुछ हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ पब्लिक में ये आना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन के कारण, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें सामने ना लाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, अपना इंटेलिजेंस को संभालना वो एक जजमेंट की बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो किस्सा हुआ, ये तो मेरे ख्याल ज़रूरी था कि दुनिया के सामने पेश किया जाए कि पाकिस्तान अपने उद्देश्य से बिल्कुल बदला नहीं है और हर तरीके से भारत को हानि पहुंचाने में कोई छूट नहीं रखती। लेकिन एम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो रवैया हो रहा है पाकिस्तान का फिलहाल, टिट फॉर टैट का, बिल्कुल हास्यास्पद तरीके से, आपको लगता है कि क्या भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जो राजनयिक रिश्ते हैं खासकर, वो यहाँ से सिर्फ गर्त में जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, राजनयिक रिश्ते हैं टेक्निकली,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेंडली राजनयिक रिश्ते हैं। फ्रेंडली रिलेशंस तो हमारे बीच में नहीं हैं, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक देश है जो एक हॉस्टिलिटी में, एक दुश्मनी माहौल में फंसा हुआ है और उनके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में आजकल बहुत ही कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल से पहले दुश्मनी तो थी ही और वो लोग हमारे ऊपर हर तरह से भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ समय से तो ऐसा लगता है कि उनका जो भारत के खिलाफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो और भी इंटेंस हो गए हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी मामलों में भी थोड़ा मिलिट्री वर्सेस सिविलियन टेररिज्म, जिसको उन्होंने पाला पोसा है, जो एक ही बिस्तरे में लेटे हुए थे टेररिस्ट के साथ, वो उन्हीं पर वार कर रहा है। उनके प्रधानमंत्री एक स्कैंडल में फंसे हुए हैं, पनामा के जो स्कैंडल है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से उनको डाइवर्जन भी चाहिए कि पाकिस्तान की जनता इन चीजों पे ज्यादा नजर ना रखे, सिर्फ उनकी नजर भारत की तरफ रहे। जी, और काफी, ये भी एक मेरे ख्याल से इमरान खान की अगर बात देखें तो काफी राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया। तो ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने जिसकी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि बातचीत से मसला सुलझाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे किस तरह से देख रहा है? किस तरह से उन्होंने कहा है कि बातचीत से आप सुलझाएं? आप किस तरह से देखते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नजरिए को? इसमें दो तीन बातें साफ हैं। देखिए, ये जो कहते हैं कि ये द्विपक्षीय डायलॉग से ही सुलझाया जाए, एक तरह से तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का तो हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय तौर से बाहर निकाला जाए, इंटरनेशनलाइज किया जाए, जो कि उन्हीं के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो यही चाहती है। और तकरीबन दुनिया के सारे देश ये नहीं मानती और जो इंडिया का स्टैंड है उसको समर्थन करती है कि एक बायलैटरल मामला है। लेकिन इसका माने ये भी है कि ये लोग ये बातें के अलावा और कुछ करने को तैयार नहीं, ना अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना कोई, बस इतना ही कह के वो रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ये सही बात है, दूसरी बात है कि इनको अब ये कहने के बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं दिखती है उनको। तो मेन चीज जो है, इसका मतलब इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान को अगर रोकना है आतंकवाद भारत के खिलाफ फैलाने में, जो कुछ भी करना है जो पाकिस्तान जो कर रही है उसको रोकने के लिए, वो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। एम्बेसडर मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि अलगाववादी बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला हल करने के लिए पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। वहीं कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है, लेकिन आज श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी श्रीनगर के 6 इलाकों में शुक्रवार को एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया। अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया। घाटी में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन धारा 144 लागू है। अलगाववादियों की हड़ताल के चलते जनजीवन ठप रहा। दुकानें, पेट्रोल पंप और स्कूल बंद हैं। उधमपुर पहुंची मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अशांति के लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। आप ये अनपढ़ बच्चों की एक कौम तैयार करना चाहते हैं पत्थर मारने के लिए, और वो भी पत्थर मारने के लिए नहीं, बल्कि पत्थर ऐसे मारने के लिए कि खुदा ना खासा उनकी अपनी जान चली जाए। मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी होगी। जंगो जदल का जो मसला है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है, और ये जितना जल्द हो सके ये खत्म होना चाहिए, और सिविलाइज मुल्कों की तरह हमें एक दूसरे से बैठ के बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है उसमें पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। इस बीच विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी पक्षों से तुरंत वार्ता शुरू करने की अपील की। इस बीच सुरक्षा बलों ने श्रीनगर और कुलगाम जिलों से 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में एक पुलिस कर्मचारी भी है। खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि जजों की कमी की वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट के कमरों में ताले लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि जजों की नियुक्ति में किसी तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि जजों की कमी की वजह से अदालतों के कमरे बंद पड़े हैं। क्या आप न्यायपालिका को ताला लगाना चाहते हैं? केंद्र सरकार पूरे संस्थान के काम को ठप नहीं कर सकती। Entire justice delivery system is getting paralyzed. That's what the Chief Justice said. That how can the government sit over the names? To which the Attorney General said that, well, the memorandum of procedure has not been finalized. So the Chief Justice has said that that should not come in the way of making the appointments right now according to the old procedure. चीफ जस्टिस ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची के बारे में भी सवाल पूछा। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, इस सूची में कई नाम हैं जो सही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि न्यायपालिका में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पूरा होने से कोई लेना देना नहीं। Time and again pinpointing the center, I don't think that it is fair. Certainly it will take some time because we have to deliberate with the state governments, we have to deliberate with the other constitutional authorities and all that. कांग्रेस ने सरकार के रुख की आलोचना करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। बहाना बनाया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP पे जब तक हमारी यानी सरकार की बात नहीं मानोगे तब तक हम इन नियुक्तियों को नहीं होने देंगे। इसका सिर्फ परिभाषा में डिक्शनरी में एक ही शब्द है, ब्लैकमेल। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत को न्यायिक आदेश के जरिए इस गतिरोध को दूर करने पर मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम ने फरवरी में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की सूची भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा और खाली पड़े पदों को जल्द ही भर दिया जाएगा, जिससे कि करोड़ों लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा और उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे अरसे से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर शिवपाल यादव आज राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मिले। इसे आने वाले चुनावों के लिए महागठबंधन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में जारी कलह के बीच महागठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह से मुलाकात की। अजीत सिंह ने कहा कि उन्हें रजत जयंती समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें वो जरूर हिस्सा लेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए। जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो करीब एक महीने पहले ही जो अभी शिवपाल जी ने कहा वही कि लोहियावादी और चरण सिंह वादी इकट्ठे होने चाहिए, एक मंच पे आने चाहिए। किस रूप में आए वो डिस्कस करने की बात है।
हालांकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी पहले परिवार के झगड़े सुलझा ले, फिर महागठबंधन की बात करे। अखिलेश यादव अलग यात्रा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अभी भी धड़ेबाजी है, खुद का दल संभल नहीं रहा, ग्रैंड झगड़ा जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसका निपटारा नहीं कर पा रहे, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुंभा पूरी तरह बिखरा हुआ है। 5 नवंबर को इटावा में समाजवादी पार्टी 25वां स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें वो गैर बीजेपी और गैर बीएसपी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी में है। इसी के तहत बुधवार को शिवपाल यादव, जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के विवाद में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी चिट्ठी में रतन टाटा के खिलाफ एसआईटी के गठन की मांग की है। स्वामी ने लिखा है कि साइरस मिस्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कर रतन टाटा के खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि मिस्त्री के ईमेल में रतन टाटा पर 4 आरोप लगाए गए हैं और ये सभी गंभीर किस्म के अपराध हैं। इस बीच कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधीनगर में कहा कि सरकार पूरे मामले पर गहराई से नज़र रख रही है। उन्होंने साफ किया कि सरकार फिलहाल इस विवाद में दखल नहीं देगी। मिस्त्री को सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से बर्खास्त किया गया था। इसके बाद मिस्त्री ने ईमेल भेजकर रतन टाटा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि टाटा सन्स इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा मांगा है। आरटीआई आवेदक लोकेश बत्रा ने प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी थी, लेकिन पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा वजहों से जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर ने पीएमओ को ये पता लगाने को कहा है कि क्या वास्तव में इन फाइलों में सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां हैं, जिसके आधार पर सूचना देने से इनकार किया गया है। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी शीर्ष अदालत गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई भी फैसला टोल वसूली के आंकड़ों को देखने के बाद ही करेगा। कोर्ट ने कहा है कि वो ये जानना चाहता है कि फ्लाईवे बनाने पर कितना खर्च आया और कंपनी ने अब तक कितना वसूली की है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला ये फ्लाईवे 9.2 किलोमीटर लंबा है और 8 लेन का है। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने टोल वसूली को चुनौती दी थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने टोल वसूली पर रोक लगा दी। सर्दी शुरू होने से पहले ही राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर से ढक गई है। हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि प्रदूषण सामान्य से 10 गुना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक दिवाली के समय प्रदूषण और बढ़ सकता है। मौसम बदल रहा है तो प्रदूषण भी खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। दिल्ली के आनंद विहार पर PM 2.5 का स्तर 584 तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य स्तर 60 है। आर.के. पुरम में PM 2.5 का स्तर 466, मंदिर मार्ग में PM 2.5 का स्तर 343 तक पहुंच गया है। यानी हर जगह पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। देखिए, विंटर सीजन में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल्स एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि विंड स्पीड्स कम हो जाती हैं। जो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर है वो नीचे आ जाती है, जो पोल्यूशन आपका डिस्पर्स नहीं हो पाता है और अकोमुलेट होने लग जाता है दिल्ली रीजन में। क्योंकि सोर्सेज यहाँ पहले से ही मौजूद हैं और बाहर का कंट्रीब्यूशन दिल्ली की तरफ आता है, तो विंटर्स में आपको ज़्यादा पोल्यूशन देखने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। दिवाली नजदीक है तो ऐसे में पटाखों के चलते भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई। फैसला हुआ कि सराय काले खां, आनंद विहार, कश्मीरी गेट, ITO और IIT दिल्ली या फिर एम्स पर एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। जो मिस्ट फाउंटेन वाली चीज़ है वो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, बट अभी तक आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए ट्राई नहीं किया गया है। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए इसको ट्राई करने के लिए एक जगह हम लगा के देखना चाहते हैं। उनका कहना है लोगों का कि बहुत ज़्यादा इससे पोल्यूशन कम हो सकता है। पिछले साल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। मतलब सरकार भी मान चुकी है कि प्रदूषण से निपटना है तो सिर्फ ऑड इवन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया सरकार ने विरोधियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग किया है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद रूस ने सीरिया का बचाव किया है। रूस ने कहा है कि उसे रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है और ख़ुद सीरिया सरकार को इसकी जाँच करनी चाहिए। आरोप यह है कि सीरिया सरकार ने 2014-15 में इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद सीरिया पर नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है। We believe that sort of the proof is not there for any big punitive action to be taken. It's simply not there. Let's continue the discussion. We'll continue, studying the report. Please read the remarks I made, and they are very, very serious technical remarks which bring to light certain weaknesses. Let's face it, in the work of JIM. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट सेना के अभियान को नाकाम करने के लिए हज़ारों नागरिकों को बंधक बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विभाग की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने बताया कि बुधवार को आतंकी संगठन ने 232 लोगों की हत्या कर दी। इनमें इराकी सुरक्षा बल के 190 जवान और 42 नागरिक शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि IS ने अब भी 5000 से ज़्यादा परिवारों को बंधक बना रखा है। दरअसल इराकी सेना ने 17 अक्टूबर को मोसुल शहर को आतंकियों से छुड़ाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें सेना ने 800 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने इराक के शहरों में आतंकी हमले बढ़ा दिए हैं। ISIL's depraved, cowardly strategy is to attempt to use the presence of civilian hostages to render certain points, areas, or military forces immune from military operations, effectively using tens of thousands of women, men, and children as human shields. Many of those who refused to comply were shot on the spot. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के अभियान को नाकाम करने के लिए हज़ारों नागरिकों को बंधक बनाए हुए। ये खबर आप देख रहे थे। फिलहाल अभी कुछ हफ्तों पहले ही जो है वो इराकी सरकार ने वहाँ कार्रवाई की है इन आतंकवादियों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में धनतेरस मनाई जा रही है। बाज़ारों में ख़रीदारों की भारी भीड़ है और इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। खासकर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और वाहनों की खरीदारी को शुभ माना जाता रहा है। धनतेरस को समृद्धि और यश का त्यौहार माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार आयुर्वेद के भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बीच खबर ये आई है गुजरात से। गुजरात के वडोदरा में आज एक पटाखा दुकान में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना वाघोडिया तहसील के रुस्तमपुरा गांव की है। आग शाम को लगी और देखते ही देखते इसने दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर अब काबू पा लिया गया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।